नमस्कार। जब हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई की बात करते हैं तो जहन में एक ही साल आता है ना? 1857। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि असली कहानी तो उससे भी 100 साल पहले शुरू हो चुकी थी। तो चलिए आज इतिहास के उन्हीं भूले हुए पन्नों को पलटते हैं। तो सवाल यही है कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई असल में शुरू कब हुई? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 1857। पर क्या ये पूरा सच है? क्या अंग्रेजों के खिलाफ इतना गुस्सा सिर्फ एक साल में यूं ही अचानक भड़क उठा था? आइए इस धारणा को थोड़ा और कुरेदते हैं। तो आज का हमारा मुख्य विचार यही है, 1857 का विद्रोह कोई अचानक लगी चिंगारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस ज्वालामुखी का विस्फोट था जो पिछले 100 सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरे भारत में सुलग रहा था। ये उन सैकड़ों छोटे बड़े विद्रोहों का एक तरह से क्लाइमैक्स था। तो सवाल ये उठता है कि इस गहरे असंतोष की वजह क्या थी? आखिर कंपनी के राज में ऐसा क्या हो रहा था कि लोग इतने बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ खड़े होने लगे? चलिए इन जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वजहें कई थीं और समाज के हर कोने तक फैली हुई थीं। कंपनी की जो नई नीतियां थीं, उन्होंने किसानों पर लगान का भारी बोझ डाल दिया। आदिवासियों से उनके जंगल और जमीन छीन लिए गए और हमारे स्वदेशी उद्योगों को तो इस तरह तबाह किया गया कि लाखों कारीगर और कलाकार बेरोजगार हो गए। ये एक चौतरफा हमला था। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रतिरोध किसी एक समूह तक ही सीमित नहीं था। किसान, कारीगर, आदिवासी, सत्ता से बेदखल किए गए राजा नवाब और यहां तक कि सैनिक भी सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। आसान शब्दों में कहें तो इस विदेशी शासन से जिस पर असर पड़ा, उसने किसी न किसी मोड़ पर आवाज जरूर उठाई। अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रतिरोध था, ये किन किन रूपों में सामने आया। ये कोई बिखरी हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक आपस में गुथा हुआ ताना बाना है। इन विद्रोहों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, नागरिक विद्रोह, जिनकी लीडरशिप अक्सर पुराने शासकों ने की। दूसरा, आदिवासी विद्रोह, जो अपनी जमीन और पहचान को बचाने के लिए हुए। और तीसरा, किसान आंदोलन, जो सीधे सीधे आर्थिक शोषण के खिलाफ थे। नागरिक विद्रोहों की कमान ज्यादातर उन लोगों के हाथ में थी जिनकी सत्ता कंपनी ने छीन ली थी। ये राजा, नवाब, जमींदार और दक्षिण भारत के पॉलीगर जैसे स्थानीय सरदार थे, जो अपना खोया हुआ सम्मान और अधिकार वापस पाना चाहते थे। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है सन्यासी विद्रोह, जो 1763 से लेकर 1800 तक चला। अब देखिए, इस विद्रोह में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इसमें सिर्फ सन्यासी ही नहीं थे, बल्कि किसान, सैनिक और गांव के गरीब लोग भी शामिल थे। ये दिखाता है कि असंतोष कितना गहरा और व्यापक था। और ये विद्रोह देश के अलग अलग कोनों में फैल रहे थे। एक तरफ जहां दक्षिण भारत में पॉलीगर, कट्टा बोम्बन नाइकन जैसे नेताओं के नेतृत्व में लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर में अवध के नवाब वजीर अली खान ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। ये टाइमलाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। 1763 के सन्यासी विद्रोह से लेकर 1855 के संथाल विद्रोह तक लगभग हर दशक में भारत के किसी न किसी कोने में प्रतिरोध की आग जल ही रही थी। ये कोई रुक रुक कर होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। अब आते हैं आदिवासी विद्रोहों पर। इनकी लड़ाई थी बाहरी लोगों के खिलाफ, जिन्हें वो दीकू कहते थे। हुआ ये कि कंपनी की नीतियों ने उनके जल, जंगल, जमीन और सदियों पुरानी जीवन शैली पर सीधा हमला कर दिया, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके। 1831 के कोल विद्रोह की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अपने गुस्से और हताशा में कोलों ने हजारों बाहरी लोगों को या तो मार डाला या उनके घर जला दिए। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह अपने अस्तित्व को बचाने की एक हिंसक चीख थी। और फिर 1857 से ठीक पहले हुए संथाल विद्रोह ने तो कंपनी शासन की नींव हिलाकर रख दी। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने एक साथ 2 मोर्चों पर जंग छेड़ दी। एक तरफ थे जमींदार और साहूकार और दूसरी तरफ सीधे सीधे ब्रिटिश राज। और तीसरी श्रेणी थी किसान आंदोलनों की। ये तो सीधे सीधे पेट की लड़ाई थी। जमीन से बेदखली के खिलाफ, कमर तोड़ देने वाले लगान के खिलाफ और उन साहूकारों के लालच के खिलाफ जो कंपनी की व्यवस्था की ही देन थे। अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर 100 सालों से लगातार संघर्ष चल रहा था, तो ये सभी विद्रोह एक साथ मिलकर एक बड़ी क्रांति क्यों नहीं बन पाए?
ये वाकई में एक सोचने वाला सवाल है। जब 100 साल तक चिंगारियां सुलगती रहीं, तो फिर एक बड़ी आग भड़कने में 1857 तक का वक्त क्यों लग गया? चलिए इन शुरुआती विद्रोहों की कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी कई बड़ी वजहें थीं। पहली बात तो ये कि ये सभी विद्रोह लोकल मुद्दों से पैना हुए थे, इसलिए एक दूसरे से कटे हुए थे। उनमें एक अखिल भारतीय या राष्ट्रीय सोच की कमी थी। और सबसे बड़ी बात, वो अपने पारंपरिक हथियारों से एक आधुनिक, संगठित और बेहतर हथियारों वाली सेना का सामना कर रहे थे। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर अब हम 1857 के विद्रोह को एक नए दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। ये रूपक इसे सबसे अच्छे से समझाता है। 1857 कोई अचानक लगी आग नहीं थी। नहीं, ये उस ज्वालामुखी का फटना था जिसके अंदर पिछले 100 सालों से असंतोष का लावा खौल रहा था। भले ही ये शुरुआती विद्रोह अपने मकसद में तुरंत कामयाब न हुए हों, लेकिन इन्होंने आने वाले महासंग्राम के लिए जमीन तैयार कर दी थी। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि 1857 विद्रोह की शुरुआत नहीं, बल्कि एक सदी से चले आ रहे प्रतिरोध का क्लाइमैक्स था, उसका चरम बिंदु था। तो अंत में ये सवाल बचता है, जब हम आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ 1857 से नहीं बल्कि 1763 से देखना शुरू करते हैं, तो स्वतंत्रता की पूरी कहानी किस तरह बदल जाती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।